Hello, good morning students. Now I will be taking CPTC for you, that is Computer Programming through C. और हम लोग जो है इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ाई कर चुके हैं कि एल्गोरिदम क्या होता है और कई सारे एग्जाम्पल्स भी इसके देख चुके हैं. नाउ अब जो एग्जाम्पल्स मैं आपको देने जा रहा हूँ वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का. क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये मैंने एग्जाम्पल लिखा है. सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो होता क्या है. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बेसिकली हम लोग देख चुके हैं कि इसमें हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं और ये जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो तीन तरह का होता है. कितने तरह का होता है? तीन तरह का. तो सबसे पहले क्या क्या होता है? d इज इक्वल टू 0, दैट इज रियल एंड इक्वल रूट्स. मतलब जो रूट है वो रियल होगा और इक्वल होगा कब? जब आपका d 0 होगा. और जब d 0 होगा तो उस समय x1 आपका -b/2a होगा और x2 आपका x1 के बराबर होगा. लेकिन अगर d इज ग्रेटर देन 0 हुआ तो आपका जो रूट होता है वो रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा. क्या होगा? इट विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट. और वहीं पर x1 जो होता है वो -b प्लस √d/2a होता है और x2 -b माइनस √d/2a होता है. जब d लेस देन 0 होगा तो क्या हो जाएगा? आपका जो रूट्स है वो कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी हो जाएगा. तो उसी चीज़ को मैंने प्रोग्रामिंग एक्टिविटी या एल्गोरिदम में मैंने इनबिल्ट करने की कोशिश की है एंड इट विल गिव यू अ गुड इफेक्ट, इट विल गिव यू अ गुड नॉलेज अबाउट इट. और हम लोग इसमें देखेंगे कि आखिर ये किस तरीके से काम करता है. ठीक है. नाउ हम लोगों ने पढ़ा था कि जो एल्गोरिदम होता है उसको किस तरीके से शुरुआत करते हैं और उसके दौरान बनाने के दौरान जो आपका एल्गोरिदम है वो किस तरीके से बिहेव करेगा. और इस चीज़ को, इस जो कॉन्सेप्ट है इसको हम लोग एल्गोरिदम में किस तरीके से यूटिलाइज करेंगे. तो नाउ वी विल स्टार्ट द एल्गोरिदम. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आपका प्रॉब्लम है, राइट एन एल्गोरिदम टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स को फाइंड आउट करना है. कैसे करेंगे? तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट लेंगे इनपुट ABC. ABC क्यों लेंगे हम लोग? ABC तीन अलग अलग आपके क्या हैं? एलिमेंट्स हैं जिसका कि हम लोग बाद में प्रयोग करने वाले हैं. जैसे यहाँ पर A का प्रयोग हमने किया हुआ है और हमने B का भी प्रयोग किया हुआ है, A का प्रयोग किया हुआ है, C का प्रयोग किया हुआ है. इसीलिए हम लोगों ने ABC लिया है. क्यों? क्योंकि ABC की वैल्यूज उसमें पुट होती है और ABC की जितनी वैल्यूज उसमें पुट होगी उसके दौरान उसी के कारण हम लोग जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट कर सकेंगे, मतलब रूट्स निकाल सकेंगे. अब इसको निकालने के लिए क्या करना होगा? हम लोग जानते हैं कि जो आपका डिस्क्रिमिनेंट होता है d, वो क्या होता है? वो आपका जो निकालने के लिए b² - 4ac होता है. ये आपका फॉर्मूला है जो कि हम लोग जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स को फाइंड आउट करने के लिए. अब ये b² - 4ac को हमने क्या करना होगा? इसमें इंक्लूड करना होगा. कैसे करेंगे? इनपुट ABC. नाउ d इज इक्वल टू b² - 4ac. b² को जो कंप्यूटर है वो b इंटू b से पहचानेगा और उसी के बाद -4ac हम लोग कर देंगे. अब उसमें ये देखने वाली बात है कि जब हम लोगों का b² - 4ac यहाँ पे दे दिया गया है तो अब जो d है वो किस तरीके से बिहेव करेगा. अगर 0 है, जैसा कि मैंने आपको बताया d 0 है, d 0 है, तो प्रिंट क्या करेगा? रियल एंड इक्वल रूट्स. रियल एंड इक्वल रूट्स करेक्ट है. और उस समय जो x1 की वैल्यू होगी, x2 की वैल्यू होगी, वो यहाँ पे ये होगी. ये हमने दिखा दिया है, राइट. अब उसके बाद इसी को प्रिंट कर देना है. कब? जब d इज इक्वल टू 0 होगा तब. लेकिन अगर d ग्रेटर देन 0 हुआ
तब क्या करेंगे, जैसे ही ये निकल जाएगा तो इसको तो एंड कर देगा, लेकिन जब इस मान लो कि बाई चांस ये नहीं हुआ, इफ कंडीशन हमने लगाया हुआ है, इफ कंडीशन से ही हम लोग चेक कर रहे हैं कि डी इक्वल टू 0 है, लेस देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है, वो इफ कंडीशन से हम लोग चेक कर रहे हैं। तो जो इफ कंडीशन से चेक कर रहे हैं, इफ डी इज ग्रेटर देन 0 है, तब हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, जो कि हम लोगों ने यहाँ देख चुका है। डी बड़ा होता है अगर 0 से तो रूट्स जो है रियल और डिस्टिंक्ट होता है। तो यहाँ पर रियल और डिस्टिंक्ट रूट को हम लोगों ने लिख दिया है। नाउ x1 का वैल्यू ये होगा, x2 का वैल्यू ये होगा, ये हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं, कुछ नहीं मैंने किया है, जो हमें डिस्टिंक्ट, जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आता है उसी को मैं बस लिखता चला गया हूँ। और उसके बाद फिर प्रिंट क्या करूँगा, फर्स्ट रूट क्या होगा, प्रिंट क्या करूँगा, सेकेंड रूट क्या होगा। इसी तरीके से अब हम लोग ये देखेंगे कि जो फर्स्ट रूट और सेकेंड रूट तो हमें मिल गया, लेकिन ये तब मिला जब d इज ग्रेटर देन 0 था। अब यहाँ पे d इज लेस देन 0 है, तो d इज लेस देन 0 होगा, तब क्या करेंगे हम लोग, तब हम लोग ये देखेंगे कि जो हमारा रूट्स है वो कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी रूट हो जाएगा, जो कि हम जानते हैं। और d इज लेस देन 0 जनरली नहीं होता है, अगर हुआ तो कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी रूट्स होगा। उसमें प्रिंट क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड रूट डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब ये है कि हमारा रूट्स उसमें एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इसमें हालांकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ। स्टार्ट करेंगे, इनपुट कराएंगे वैल्यू ए बी सी, डी इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। डी अगर इक्वल टू 0 है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट अगर इक्वल टू 0 है, तो जो रूट्स होगा वो रियल और इक्वल होगा। और जब रियल और इक्वल होता है तो x1 इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a होता है, और x2 x1 के बराबर होता है। जब ऐसा होगा तो हम लोग प्रिंट क्या करेंगे, फर्स्ट रूट x1 करेंगे, सेकेंड रूट x2 करेंगे। उसके बाद इसको हम लोग स्टॉप कर देंगे, क्योंकि एक बार जो मिल गया उसके बाद वो आगे नहीं बढ़ता है, वहीं पे स्टॉप हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे हम लोगों ने एंड को इंक्लूड किया है। अगर d 0 से बड़ा है तो क्या होगा, रूट जो है रियल होगा और डिस्टिंक्ट होगा। रूट क्या होगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा। उसमें x1 की वैल्यू जो है क्या होगी, माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a, और x2 की वैल्यू क्या होगी, माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a। यहाँ पे देखिएगा कि हमारा दोनों में फर्क आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग उसके हिसाब से पुट कर देंगे, फर्स्ट रूट x1, सेकेंड रूट x2, और उसके बाद इसको भी हम लोग एंड कर देंगे। और जैसे ही एंड करेंगे हम लोग फिर जो है d इज लेस देन इक्वल टू 0 के लिए चेक करेंगे, और उसमें हम लोग जानते हैं कि जो रूट्स है वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स एंड इमेजिनरी रूट्स होते हैं। और जो जब ऐसा होगा तो हम लोग प्रिंट क्या कराएंगे, फर्स्ट एंड सेकेंड रूट डज नॉट एग्जिस्ट। होप यू हैव अंडरस्टूड। सो विल बी दिस इज ऑल इन द quadratic equation, and this is how we have ended our algorithms. अभी कई सारे algorithms आते रहेंगे, जब हम लोग प्रोग्रामिंग एक्टिविटी करेंगे तो उसमें भी हम लोग एल्गोरिदम्स को लिखते रहेंगे। प्रोग्राम और एल्गोरिदम दोनों हम लोग साथ साथ चलाएंगे, और उससे क्या होगा कि प्रोग्राम और एल्गोरिदम साथ साथ चलाने से हम लोगों को किस तरीके से एल्गोरिदम हम लिखते हैं और उसका इम्प्लीकेशंस प्रोग्राम में क्या होता है, ये दोनों हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तो गाइज, ये आप लोगों का एल्गोरिदम ख़त्म हो चुका है। ख़त्म इन द सेंस हम लोग आगे भी इसको करते रहेंगे, लेकिन फॉर नाउ इट इज़ ओवर। अब इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसके बाद जो है हम लोग ये देखेंगे कि इसके फ्लो चार्ट्स कैसे बनाए जाते हैं, जो एल्गोरिदम्स होते हैं उसके फ्लो चार्ट किस तरीके से बनते हैं। तो ये फ्लो चार्ट्स अभी आज मैं शुरू कर दूंगा। तो इसके लिए अभी हम लोग देखते हैं कि फ्लो चार्ट्स कैसे करेंगे। वेलकम बैक। हम लोग जो है कर रहे थे लास्ट, अभी हम लोग कर रहे थे कि हम लोगों ने किस तरीके से एल्गोरिदम को देखा। नाउ हम लोग वी विल बी टेकिंग अप फ्लो चार्ट, और हम लोग फ्लो चार्ट करेंगे। फ्लो चार्ट में हम लोग ये देखेंगे
कि किस तरीके से फ्लो चार्ट बनाया जाता है। एक्चुअली फ्लो चार्ट पहले होता क्या है, तो फ्लो चार्ट कुछ और नहीं बल्कि जो एल्गोरिदम हम लोग लिखते हैं उसी का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कहने का मतलब यह है कि जो स्टेप्स हम लोग उसमें लिखते थे एल्गोरिदम में, तो जो फ्लो चार्ट है उसमें उन्हीं स्टेप्स को हम लोग इस तरीके के डायग्राम में बस लगा देंगे। तो डायग्राम को समझने के लिए हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि जो डायग्राम होता है उस डायग्राम में कोई भी चीज़ हम लोग डायग्रामेटिक्स व्यू से ज़्यादा समझते हैं। तो डायग्रामेटिक व्यू से ज़्यादा समझते हैं और डायग्रामेटिक व्यू से हम लोगों को ये पता चलता है कि किस तरीके से हम लोगों का जो फ्लो ऑफ डेटा है वो किस तरीके से मूव करेगा। और ये फ्लो ऑफ डेटा कैसे मूव करेगा, सो हम लोग यहाँ पे पहले जान लेते हैं। देखिए फ्लो चार्ट क्या होता है, इट इज डिफाइंड फॉर एन एल्गोरिदम विच शोज फ्लो ऑफ लॉजिक। फ्लो ऑफ लॉजिक कहने का मतलब ये है कि जो आपका लॉजिक है वो किस तरीके से चल रहा है, मतलब कि जिस तरीके से भी प्रोग्राम हम लोग चलाते हैं तो वो प्रोग्राम का फ्लो, मतलब जो आपका एल्गोरिदम या प्रोग्राम हम लोग लिखते हैं उसमें उसका फ्लो किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। तो जब फ्लो किस तरीके से आगे बढ़ रहा है वो हमें पहचानने के लिए ये देखना पड़ेगा कि आखिर उसका लॉजिक होता कैसे है, काम कैसे करता है। और जब लॉजिक हम लोग समझने लगेंगे कि एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप में हम लोग को कैसे जाना है, तो उसी के अनुसार हम लोगों का जो फ्लो है वो भी डिपेंड करेगा। नाउ हम लोग क्या करेंगे कि जो फ्लो चार्ट है उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। इट इज डिफाइंड फॉर एन एल्गोरिदम विच शोज फ्लो ऑफ लॉजिक इन्वॉल्व्ड इन द गिवन प्रॉब्लम। कौन सा लॉजिक किसी प्रॉब्लम में किस तरीके का होता है। फ्लो चार्ट इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम। ऑब्वियसली मैंने अभी आपको बताया है, To represent a flow chart, different symbols are used. किस तरीके से हम लोग different symbols को यूज करते हैं वो यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो आप देख रहे होंगे कि इस तरीके का जो सिंबल है वो उसको हम लोग, ये आपका ज्योमेट्रिकल फिगर है, ये आपका नेम है, ये आपका फंक्शन है कि आखिर ये फंक्शन करता क्या क्या है। अब ये जो ज्योमेट्रिकल फिगर है ये पहला है आपका ओवल। ओवल कहने का मतलब ये है कि आपका स्टार्ट इसी से होता है। स्टार्ट एंड स्टॉप के लिए इस पर्टिकुलर फिगर को यूज करते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे किया है। ठीक है, इसीलिए मैंने साइड बाय साइड सब कुछ बना दिया है ताकि आप लोगों को कोई समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और अगर कोई फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है, आई एम ऑलवेज देयर, यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट्स। अब ये देखिएगा कि ये जो आपका पैरेललोग्राम कहलाता है, ये क्या कहलाता है, चूंकि ये पैरेललोग्राम जैसा दिख भी रहा होगा आपको, तो ये पैरेललोग्राम कहलाता है। और पैरेललोग्राम में क्या होता है कि हम लोग किसी भी वैल्यूज को इनपुट और आउटपुट के लिए यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने रीड कराया, यहाँ पे हम लोगों ने प्रिंट कराया, तो ये इनपुट और आउटपुट के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि जो रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल में हम लोग सारे प्रोसेसिंग, जितने भी प्रोसेसिंग करते हैं वो सारे इस रेक्टेंगल में करते हैं। और ये सारे प्रोसेसिंग हम लोगों को किस हिसाब से होते हैं, जो भी हमारा लॉजिक है वो इसी में डेवलप होता है, इसी में लिखा जाता है। ये रोम्बस है जो कि डिसीजन मेकिंग के लिए होता है। अगर हम लोग हमने यहाँ पे यूज़ नहीं किया है क्योंकि अभी थोड़ा सा आपको और समझाना होगा, लेकिन हम लोग उसको भी यूज़ करेंगे। और ये रोम्बस जो है वो डिसीजन मेकिंग होता है जब हम लोग इफ़ कंडीशन का प्रयोग करते हैं। इफ़ कंडीशन मतलब जो आपका कंडीशनल स्टेटमेंट होता है उस समय हम लोग रोम्बस का प्रयोग करते हैं। ये लाइंस है, देख रहे होंगे आप लाइंस नीचे, ये सब लाइंस है। और ये जो लाइंस है वो, ये लाइंस जो है इसमें जो है आपको ये दिखाता है कि हम लोगों का फ्लो किस तरीके से चल रहा है। ये हमारा क्या है, सर्कल है, ये सर्कल है। ये सर्कल में कंटिन्यूएशन के लिए होता है। मान लीजिए कि ये हमने प्रोग्राम किया और यहाँ पे नीचे ख़त्म हो गया, जगह नहीं है, तो वहाँ पे सर्कल बना करके दूसरे जगह हम लोग उस सर्कल को कंटिन्यू कर सकते हैं। और उसके बाद क्या होगा कि ये है हेक्सागन। हेक्सागन किस लिए यूज़ होता है, हेक्सागन हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं ताकि इस हेक्सागन के जरिए हम लोग रिपीट कर सकें किसी भी पर्टिकुलर लाइंस को या पर्टिकुलर लॉजिक को या पर्टिकुलर स्टेप को अगर रिपीट करना होगा तो हम लोग हेक्सागन का प्रयोग करते हैं। नाउ लेट्स सी हाउ टू ड्रॉ अ फ्लो चार्ट।
यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल व्हेन इट्स 3 साइड्स आर गिवन। हम लोग जानते हैं कि जो 3 साइड, जब भी 3 साइड्स गिवन होता है तो उसमें हम लोग किस तरीके से प्रयोग करते हैं, उसमें हम लोग प्रयोग करते हैं s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c वाला जो फॉर्मूला होता है वो उसके जरिए एरिया निकालते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे दिया है। अब आप देख रहे होंगे कि ये वाला जो है स्टार्ट के लिए हमने यूज़ किया है, ये वाला इनपुट आउटपुट के लिए यूज़ किया है, ये वाला जो हमने है प्रोसेसिंग के लिए यूज़ किया है, और ये वाला भी ये दोनों प्रोसेसिंग के लिए यूज़ हुआ है, और ये जो है फिर अगेन इनपुट आउटपुट के लिए यूज़ हुआ है, ये स्टॉप के लिए हुआ है। यहाँ पर ये वाले जितने भी हैं ये सब लाइंस हैं, इसको लाइंस कहते हैं। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। अब यहाँ पे कैसे जाएंगे, स्टार्ट करेंगे, पहले रीड कराएंगे, वैल्यूज़ को रीड कराएंगे। ए बी सी को हमने रीड करा दिया, क्यों? क्योंकि ए बी सी ही साइड होता है, तो साइड के लिए हम लोग जो है इसको रीड करा रहे हैं। अब साइड हम लोग निकालेंगे, a प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है। साइड निकालने के लिए a प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है, ये फॉर्मूला ही होता है। ये हम लोग जानते हैं कि एरिया ऑफ अ ट्राइंगल में जब हम लोग साइड निकालते हैं तो वो a प्लस बी प्लस सी बाई 2 करके हम लोग निकालते हैं। नेक्स्ट जो एरिया होता है वो क्या होता है, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो ये जो एरिया का फॉर्मूला है ये सर्वविदित है, हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, और फिर जब ये एरिया निकल जाएगा उसको हम लोग प्रिंट करा देंगे, स्टॉप करा देंगे। तो इसके बाद जो है हम लोगों को कुछ है ही नहीं। कहने का मतलब जो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल है उसी को हम लोगों ने क्या किया है कि इस तरीके से लिखा है। और यहीं पर अगर इसी का एल्गोरिदम लिखना होगा तो कुछ नहीं करेंगे, ये आपका हो जाएगा स्टेप 1, ये हो जाएगा आपका स्टेप 2, डायग्राम केवल हटा देंगे और इसको लिख देंगे। ये हो जाएगा स्टेप 3, ये हो जाएगा स्टेप 4, ये हो जाएगा स्टेप 5 और ये हो जाएगा स्टेप 6। तो इस तरीके से हम लोग काम करेंगे। ये वाला सिर्फ डायग्राम हटा देंगे, ये एल्गोरिदम बन जाएगा, डायग्राम लगा देंगे, फ्लो चार्ट बन जाएगा, है ना, इजी। तो यहाँ पे आप लोग को बस ये ध्यान में रखना है कि कौन कौन से डायग्राम कहाँ पे यूज होंगे। अगर आपने गलत डायग्राम गलत जगह पे यूज कर दिया, जैसे प्रोसेसिंग के लिए यूज होता है रेक्टेंगल, आपने प्रोसेसिंग के लिए यूज कर दिया पैरेललोग्राम, तो आपका नंबर कट जाएगा। क्यों? क्योंकि डायग्राम अगर नहीं है सही से पता, इसका मतलब आपको फ्लो चार्ट भी सही से नहीं पता है। तो गाइज आप लोग इसका ध्यान रखेंगे कि किस तरीके से हम लोग फ्लो चार्ट का काम करते हैं और किस तरीके से फ्लो चार्ट बनाते हैं। अभी बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे। हम लोग विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय।